हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माइंडफुल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो बहुत टाइम हो गया लेक्चर डाले हुए, तो ये पॉलिटिक्स सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम रैप अप कर लेंगे इस सीरीज को। ठीक है, तो ये 29 नंबर का लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पार्ट क्या क्या होते हैं, पार्ट मतलब क्या क्या वर्क होते हैं, कहाँ से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब देखते हैं आगे। तो जो इलेक्शन कमीशन है, ये परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है इसको पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन करने की एंड कंट्रोल करने की इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ये सब वो हैं, इनकी पावर है वेस्टेड है किसमें, इलेक्शन कमीशन में, कि मतलब इनका इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा जो वोटिंग होती है। तो इसके बाद देखते हैं हम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है जो 1950 का, ये डील करता है किसके साथ, क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स के साथ। प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स, मतलब उनके इलेक्टोरल रूल्स क्या क्या है, जो वोटिंग के रूल्स क्या है, रूल्स भी होते हैं इसमें, रोल्स भी होते हैं। डिलिमिटेशन करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, डिलिमिटेशन मतलब कि पहले कितनी सीट थी, अब कितनी सीट होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। एलोकेशन करता है ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो 1950 का, ये डील करता है विद द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल विच वाज अमेंडेड इन 1988 एंड 1996। तो पहले कितनी थी एज, पहले एज थी 21 वोट डालने के लिए, अब हो गई है एज 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का। ठीक है, ये डील करता है किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ, फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन पोल्स, जो इलेक्शन पोल्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। डिस्प्यूट्स होते हैं जो बाई इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड सो फोर्थ। जो इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया बोरोड फ्रॉम द ऑपरेटिंग इन ग्रेट ब्रिटेन, तो हमारे कहाँ से लिया गया जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये लिया गया ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। तो ये याद रखना, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कितना 1951। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना। आर्टिकल 324 के बारे में याद रखना जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है। ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं किसके, पंचायत और म्यूनसिपालिटी के, तो इनको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हाँ, एक बात याद रखना, जो ये सीएम के चुनाव होते हैं, इन लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो सेंटर का इलेक्शन कमीशन काम कराता है। लेकिन जो ये प्रधान प्रधान म्यूनसिपालिटी ग्राम पंचायत इनके होता है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन काम कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है इंपॉर्टेंट। जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें कितने कौन कौन होते हैं, इस टाइम एट प्रेजेंट है 1 चीफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बाई एन ऑर्डिनेंस आया था 1993 का, जो पावर दे दी गई थी इलेक्शन कमिश्नर हैव बीन मेड इक्वल टू दोज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मतलब जो पहले इलेक्शन कमीशन, जो सबसे पहले बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसको ज़्यादा पावर दी गई थी। लेकिन जो ये ऑर्डिनेंस आया, किस ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, अध्यादेश जारी करते हैं, किस आर्टिकल के अंदर आता है, चलो ये बताओ मुझे। ठीक है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर करता है अध्यादेश जारी, और ये क्या बोलते हैं, गवर्नर किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो उस टाइम अगर पार्लियामेंट नहीं भी बैठी होगी तो फिर भी अध्यादेश जारी हो सकते हैं। तो मैं बता ही देता हूँ आपको, 123 के तहत ये प्रेसिडेंट करते हैं और 213 के तहत गवर्नर ही करते हैं। जो कमीशन वर्क करता है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझे, इसका मतलब ये है कि जो कमीशन वर्क करेगा, ये सारा का सारा वर्क करेगा किसके अंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर। और इट कंडक्ट एंड सुपरवाइज इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस, ये सुपरवाइज करता है इलेक्शन को और बाई इलेक्शन को। बाई इलेक्शन मतलब अब जैसे इलेक्शन हो गए, अभी उत्तराखंड में इलेक्शन चल रहे थे, तो किसी ने अपनी सीट छोड़ दी या किसी की डेथ हो गई, तो इमीडिएटली उसके 6 महीने के अंदर अंदर जब वो सीट खाली हुई है, उसके अंदर 6 महीने के बाद तक से पहले पहले उस पर इलेक्शन करानी जरूरी है, मतलब वो सीट खाली नहीं रह सकती है। इट डिलिमिट्स द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इलेक्शन एंड अलॉट द नंबर ऑफ सीट फॉर ईच ऑफ देम। ये डिलिमिट करता है, अभी मैंने बताया आपको डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिट करता है और नंबर ऑफ सीट अलॉट करता है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज को। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक क्षेत्र होता है। ये फिक्स करता है इलेक्शन प्रोग्राम डेट को, नंबर ऑफ पोलिंग बूथ को, और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इट एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन ऑल इलेक्टोरल मैटर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। ये एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, अगर स्टेट में तो गवर्नर को, सेंट्रल में हो रहे हैं तो प्रेसिडेंट जी को। सब इलेक्टोरल मैटर, जैसे किसी का नामांकन रद्द हो जाएगा तो उसके बारे में बताएगा,
ये छोटी मोटी बातें हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इट प्रिपेयर्स गाइडलाइंस फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कैंडिडेट्स। कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए जाते हैं कुछ जो नीति निर्देश बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो ये जारी किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड वोटर्स के लिए, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग। एक वो बोल सकते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रोसीजर। इट फिक्स द लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड एग्जामिन द अकाउंट ऑफ द इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर। ये फिक्स करता है, लिमिट करता है किसके, इलेक्शन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे। कोई पार्टी के पास तो इतना पैसा है 200 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ लगाएगी तो ऑब्वियसली जीत जाएगी। तो ये ऐसे एक लिमिटेशन होती है कि इतने पैसों से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। और ये डिटरमाइन करता है क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड डिसाइड देयर इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल भी यही देते हैं, चुनाव चिन्ह बोलते हैं जिसे। इन सेटल द इलेक्शन डिस्प्यूट एंड पिटिशन रेफर्स टू इट बाई प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये सेटल करते हैं जो भी डिस्प्यूट होते हैं और जो भी पेटिशन होती हैं जो रेफर की जाती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। अब इसकी एज के बारे में बता, टेन्योर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कब तक रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो 6 साल तक रहेंगे या उनकी एज 65 ईयर हो गई हो, तो जो भी पहले हो जाएगा ना उस पर वो कर लेंगे, तब तक उनका टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ही शी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सेम मैनर में जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनके सेम मैनर्स में इनको हटाया जाता है। सेम मैनर से मतलब ऐसे होगा कि इसके खिलाफ वो की जाएगी, देखा जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये हैं उसके सक्षम। तो ये मैंने सब पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे वो। ही शी इज नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। री अपॉइंटमेंट कोई होती नहीं है कि एक बार बन गए तो बन गए, उसके बाद नहीं बन सकते, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे मिलती हैं ये पोस्ट है। जब जब इंसान बुढ़ा ही हो जाता है तो उसके बाद तो उसको री अपॉइंट कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ही शी कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ एनी प्रॉफिट आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट। इसके बाद कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। हिज हर सैलरीज आर अलाउंसेज आर मेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आते हैं ये बताना है आपको मुझे। जिनकी सैलरी और अलाउंसेज होते हैं ये वहीं से निकाले जाते हैं। द इलेक्टोरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अडल्ट सफराज। तो अडल्ट सफराज के बेस पे होता है इलेक्टोरल सिस्टम। आइदर एग्जाम्पल क्या है, द सिटीजन इज नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड ऑफ एज एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइज हैज द राइट टू वोट। समझे, अडल्ट सफराज के अंदर यही है कि सिटीजन जो होना चाहिए वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज उसके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसके राइट टू वोट को। इट इज बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। इलेक्शन रिजल्ट आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया, इलेक्शन रिजल्ट किए जाते हैं डिटरमाइन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत। तो इसके बाद देखते हैं जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, इसने स्टडी एंड डिमांड की थी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वाज सेटअप इन मई 1998 में। तो जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी इन्होंने डिमांड की थी, ठीक है, इसको याद रखना। जो 8 मेंबर की कमेटी थी, सबमिट रिपोर्ट इन्होंने 1999 में की। द कमिटी अपहोल्ड द कॉज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट फंडिंग विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली जस्टिफाइड एंड इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में थी, ये कमेटी सेटअप की गई थी कि स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए। तो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन की, सबसे पहले हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे हम। इसमें इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में आता है। इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 के देखे। फिर उसके बाद इसमें हमने टेन्योर वगैरह देखा। फिर क्या क्या रोल होते हैं किसी भी इलेक्शन कमीशन के। इसमें हमने टेन्योर देखा 6 ईयर ओल्ड और 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए उसके उससे उसका टेन्योर डिसाइड होता है। तो जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी जो सेटअप की गई थी मई 1998 में, ठीक है। तो इसका काम क्या था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वाज सेटअप, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को बढ़ावा देना। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन, इफ यू डोंट लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द डिसलाइक बटन। जय हिंद, जय भारत।